आइए दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। बेसिक सेकेंड ईयर मैट्रिक्स वाली बुक हम लोगों की चल रही है। 2 चैप्टर हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना 3rd चैप्टर, यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स। ठीक है ना। इस बुक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें तो चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर शो कर रहा है, और लेकिन हम लोग के लिए एक प्रकार से 3rd चैप्टर है आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स। आइए एक छोटा सा आर्टिकल तैयार करते हैं। इसमें 2 टॉपिक हैं। एक तो हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या हैं, और दूसरा यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम, और उसके बाद हम यहाँ पर आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन करना सिखाएंगे। तो आइए, यानी कहने का मतलब आपका होमवर्क अगर हम इस बुक के हिसाब से बताएं तो पहले आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 7.2 करनी है, उसके बाद हम लोग करेंगे 7.1। आइए छोटा सा आर्टिकल तैयार करने जा रहे हैं। इफ़ A is a square matrix of the order n by n and capital X is a column matrix of the order n by 1, then for some particular values of lambda, तब लैम्डा की कुछ विशेष वैल्यूज के लिए, ठीक है ना, देन फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ लैम्डा ax इक्वल टू लैम्डा x। आइए इस बात का थोड़ा सा हम लोग मतलब समझ लें। देखिएगा, a यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n बाई n का। x का मतलब इस तरह से x1 x2 से लेकर के xn, और इसका ऑर्डर है n बाई 1। इधर आ जाओ, लैम्डा इंटू x। अब x का मतलब तो वही है x1 x2 से कहाँ तक, xn तक। सोचो, राइट हैंड साइड में हमारे पास जो मैट्रिक्स मिली, लैम्डा यहाँ पर क्या है, कोई एक नंबर है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन तो सभी एलिमेंट में हो जाएगा, और इसका ऑर्डर एक प्रकार से बस यही बना रहेगा n बाई 1। यहाँ पर आओ, क्या इन दोनों मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो हाँ है, क्योंकि इसके कॉलम और इसकी रो आपस में सेम है। सॉरी, n बाई 1 था ये। हाँ, अब देखिएगा, जब आप लोग इन दोनों मैट्रिसेज का आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी n बाई 1 ही तो होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ a इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर भी n बाई 1 है, और राइट हैंड साइड में हमको जो मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर भी n बाई 1 है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का ये मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड का ये मैट्रिक्स, दोनों तरफ से इसका ऑर्डर सेम आ रहा है। तो अगर जो ऑर्डर है, ऐसे कह सकते हैं, मतलब जो ऑर्डर है ax का वही ऑर्डर है x का। कहने का मतलब दोनों मैट्रिसेज के ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, सेम। तो हो सकता है यहाँ पर आपको एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा मिल जाए कि अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन x में कर दें तो हो सकता है कि दोनों तरफ के मैट्रिसेज आपस में सेम आ जाए। तो ये डिपेंडेंसी किस पर जा रही है, लैम्डा पर जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि ax का ऑर्डर और x का ऑर्डर तो सेम था। हो सकता है यहाँ पर आपको लैम्डा की कोई या एक से ज़्यादा वैल्यूज़, ऐसी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ मिल जाएं जिसका मल्टीप्लिकेशन x में करने पर हो सकता है कि दोनों तरफ के मैट्रिसेज आपस में सेम हो जाए। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाया। अब नेक्स्ट लाइन आ जाओ। इसको लिखने का तरीका ये है, लैम्डा और यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने आई एन। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब ये समझ लो कि इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाए और हमने x को कॉमन लिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a माइनस लेमडा आई एन इंटू एक्स और इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने यहाँ पर कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब एक चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ ज़रा सुनिएगा। a माइनस लेमडा आई एन है ना, तो a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, और i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब आप a माइनस लेमडा आई एन करोगे तब भी यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर n बाई n का ही होगा। x का मतलब x1 x2 से लेकर के कहाँ तक xn। इस तरह से आप लोग बना लीजिए, इसे समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। और 0 का मतलब दोस्तों 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स का मतलब जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं। अब ज़रा मेरी बात सुनिएगा, a माइनस लेमडा आई एन कहने का मतलब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n बाई n का, ठीक है ना। जब आप लोग इन दोनों मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कैसे करेंगे, आप फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम में करोगे। तो जब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में करेंगे तो x1 x2 से लेकर के xn तक के रूप में आपको एक इक्वेशन मिलेगी, और इक्वल टू में आप क्या लिखोगे, इक्वल टू में लिखेंगे 0। तो ये राइट हैंड साइड में क्या है 0। फिर आइए, फिर आप सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन जब कॉलम में करोगे तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी, और यहाँ पर भी आप राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे 0। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब सभी रो का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते जाओगे और राइट हैंड साइड से कंपेयर करोगे तो सोचिए आपको सब मिलाकर के यहाँ पर मिलेंगी n इक्वेशंस, और हर इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या होगा 0। अब जो पीछे हमने जो 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, आइए ज़रा हम लोग उस पर थोड़ा सा विचार करें। दोस्तों आपको यहाँ पर n इक्वेशंस मिली और हर एक का राइट हैंड साइड यहाँ पर 0 है, तो हम लोग इसी को बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। और जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें 2 प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, या तो 0 सॉल्यूशन या तो नॉन 0 सॉल्यूशन। आइए इतनी बात जो समझी, आइए यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। इस आर्टिकल को समझने का प्रयास कीजिएगा ना। कुछ एक आध बच्चों को नहीं भी क्लियर होगा तो कोई बात नहीं, भी बता दूंगा। आप डायरेक्ट भी किस तरह से आगे काम चला लोगे इसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं पड़नी है, लेकिन सीखोगे तो एक अच्छी बात है। हाँ, तो मैं क्या कहूँगा, ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी थी इसी को मैंने इस तरह से आपको लिख करके दिखाया। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है n होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को। तो आप ऐसे कहोगे, दिस इज द सिस्टम ऑफ n होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। दिस इज द सिस्टम ऑफ n होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। और दोस्तों जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें 2 प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, या तो 0 सॉल्यूशन या तो नॉन 0 सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो कि हमको यहाँ पर नॉन 0 सॉल्यूशन मिले, यानी कि x1 x2 x3 वगैरह की जो वैल्यूज हैं, x1 x2 x3 x4 वगैरह की जो वैल्यूज हैं, अगर आप चाहते हो कि हमको ये नॉन 0 वैल्यूज मिले तो उसका मतलब ये हो गया, तो नॉन 0 वैल्यूज़ कब मिलती थी। अब ज़रा आप लोग अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट में जाइएगा। देखिए अननोन्स कितने हैं यहाँ पर, अननोन यहाँ पर आपके पास है n। तो मैंने आपको होमोजीनियस इक्वेशन का टॉपिक एक अलग बिल्कुल पूरे वीडियो में बताया था, और वहाँ पर मैंने आपको सारी कंडीशंस लिखवाई थी। अगर आपको यहाँ पर चाहिए नॉन 0 सोल्यूशन, तो मैंने बताया था कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसकी जो रैंक है वो एक प्रकार से नंबर ऑफ द अननोन से कम होनी चाहिए। बताइए अब अननोन यहाँ पर कितने हैं, अननोन यहाँ पर हैं n। तो अगर आपको यहाँ पर नॉन 0 सोल्यूशन चाहिए, पीछे जाके रिवाइज़ करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिएगा। अननोन्स यहाँ पर कितने हैं, n हैं। अगर यहाँ पर n अननोन्स हैं और आप चाहते हो कि हमको नॉन 0 सोल्यूशन मिले, तो उसके लिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है यानी कि ये, तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो n से कम होनी चाहिए। और रैंक n से कम तब होगी जब इसका डिटर्मिनेंट अर्थात इसका माइनर 0 हो जाएगा। ये मैंने बोला भी,
मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, फिर इसको ध्यान भी रखिएगा, ठीक है ना। अब ऐसे कहेंगे सिंस देयर आर एन अननोन्स, since there are n unknowns, so for the non-zero solution, the rank of coefficient matrix should be less than n। कहने का मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक है वो यहाँ पर n से कम होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना। अब ऐसे कहोगे अगर आप चाहते हो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक n से कम हो, तो आप लोगों ने पीछे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में माइनर्स मेथड में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए 4x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, यानी कि 4 इक्वेशंस हैं और 4 वहाँ पर अननोन्स हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस इक्वेशंस को जब सॉल्व करते थे, या ऐसे कह लो 4x4 ऑर्डर का एक प्रकार से मैट्रिक्स है, और अगर आप चाहते हो कि उसकी रैंक 4 से कम आए, तो उसकी रैंक 4 से कम तब होगी जब 4x4 ऑर्डर का माइनर, यानी कहने का मतलब डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक n से कम हो, और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखो n/n ऑर्डर का ही तो है, तो अगर आप चाहते हो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक n से कम हो, तो n/n ऑर्डर का ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक ना, ये डिटर्मिनेंट बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, और इस इक्वेशन को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ तक का जो आर्टिकल है आप इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी क्लियर हो तो मैं आपको बता दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़नी है क्वेश्चन वगैरह में। आप क्वेश्चंस करते समय डायरेक्ट आप इस लाइन का यूज किया करो। ये जो इक्वेशन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इक्वेशन नंबर 2, इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। This equation is known as the characteristic equation। शायद आई है यहाँ पर, देख लेना, characteristic है ना। This equation is known as the characteristic equation and the values of lambda are known as the characteristic roots। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या फिर इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं आइगन वैल्यूज, और या फिर इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं लेटेंट रूट्स। ये तीनों ही इसके नाम हैं, ठीक है ना। एंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज एंड, या और कह दीजिए लेटेंट रूट्स। एंड फिर आइए, एंड द वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3 up to xn are known as कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। इन्हीं को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, या फिर आइगन वेक्टर्स, और या फिर लेटेंट वेक्टर्स। तो ये हमारा आर्टिकल एक प्रकार से पूरा हुआ, ठीक है ना।
और इस आर्टिकल में हमने जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई है और जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और इस आर्टिकल को समझने का प्रयास कीजिएगा। दरअसल यहाँ पर जो हम लोगों ने पीछे के 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं, यानी कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, उसकी भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी। वही जो माइनस मेथड से रैंक निकालते थे, और जो हमने सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट की भी हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस वाली। ठीक है ना। तो उन दोनों चैप्टर को रिवाइज़ करते हुए इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। बाकी क्वेश्चंस में ज़्यादा इसका यूज़ नहीं कोई करना है। क्वेश्चन के लिए बस इक्वेशन नंबर 1 की कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी और इक्वेशन नंबर 2 की खास तौर पर हमको ज़रूरत पड़नी है। ठीक है। आइए आज अब हम जो आपको क्वेश्चंस वाला पार्ट बताने जा रहे हैं, उसका नाम है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम। हाँ, क्या होता है, आइए ज़रा हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखें। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस ये इसका स्टेटमेंट है। आइए लिख दें, फिर इसका मतलब आपको बताएं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस ये छोटा सा इसका स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है, आइए एक ऐसे ही मैं फेक प्रॉब्लम के थ्रू आपको बताऊं। सपोज करो ये आपका एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब आप लिखते हो, तो मैंने अभी आपको इक्वेशन नंबर 2 में बताया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब डिटर्मिनेंट में a माइनस लेमडा in ऐसे इक्वल टू 0। अब ज़रा देखना, a का मतलब ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आप i का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, कितने ऑर्डर का, जो ऑर्डर मैट्रिक्स a का है सेम उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ऐसे। यहीं पर अगर मैं लेमडा का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दूं, तो ये जितने भी आपको 1 दिख रहे थे, ये सारे बताओ क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे लेमडा। और a माइनस लेमडा i, पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही माइनस करो, a माइनस लेमडा i क्या मैट्रिक्स बनेगा, तो फर्स्ट टर्म से लेमडा को माइनस करोगे, सेकेंड टर्म से 0 को, थर्ड टर्म से 0 का ना, इस तरह से तो एक मैट्रिक्स बनाओगे a माइनस लेमडा i। फिर उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर दोगे और वो इक्वल टू में क्या लिखोगे, 0। तो सपोज कीजिए, ऐसे मैं इसे लिख रहा हूँ कुछ भी, सपोज कीजिए आपको एक इक्वेशन ऐसे मिली, a लैम्डा क्यूब प्लस b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा प्लस d इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दोस्तों अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलेंगी। उन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज या फिर लेटेंट रूट्स, है ना। और जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से जो हमारा मैट्रिक्स है वो अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि बस आप लैम्डा की जगहों पर क्या कर दोगे, a कर दोगे। बस ये इसका मतलब है। यहाँ पर देखना b लैम्डा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a स्क्वायर और लैम्डा की जगह पर a। हाँ, ये जो कांस्टेंट टर्म है d, इसके साथ आप लोग i और लगा दोगे, i लिख दो या in लिख दो, एक ही बात है। i का मतलब वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स a दिया गया होगा उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, तो देखना मैट्रिक्स a दिया हुआ था, ये आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार की। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से जो मैट्रिक्स a है वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब हमने लैम्डा की जगह पर a पुट कर दिया। अब सेटिस्फाई करने का मतलब देखिएगा, जब आप लोग इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0।
अब जीरो का मतलब बच्चे समझते हैं जीरो, तो जीरो नहीं, ये जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं बार बार वही बात आ जाती है, ये क्या होगा जीरो मैट्रिक्स। हालांकि लिखने में थोड़ा सा अंतर होता है, जब हम जीरो मैट्रिक्स लिखते हैं तो थोड़ा इसको बोल्ड लेटर से लिख देते हैं, थोड़ा गाढ़े से ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा एक जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब कह सकते हो 3/3 ऑर्डर का आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसके सारे एलिमेंट वहाँ पर क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो ये है हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये इसका स्टेटमेंट है। अब आइए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाने जा रहा हूँ, फिर आप लोग पूरी एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करोगे और आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, और कल हम लोग उसके डाउट्स भी क्लियर करते हुए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। करने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और अगर जैसे कि भाई लास्ट ईयर ये बुक हमारी ऑब्जेक्टिव में थी, तो ऑब्जेक्टिव में कैली हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन करने जैसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, हमारा कोई भी पेपर या कोई भी बुक भले ही ऑब्जेक्टिव में हो, लेकिन हर तरीके का क्वेश्चन हमको करना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए मेरे पास किताब है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये दोनों आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और अभी केवल 2 दशक पहले ही तो पूछे गए हैं, केवल 20 साल पहले। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। इन सभी में कैली हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने का मतलब ये सत्यापित करना है, हिंदी में कहें कि भाई ये जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है वो सही है भी या नहीं है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू एक प्रकार से उसकी सत्यता को चेक करते हैं, ठीक है ना, उसकी ट्रूथनेस को चेक करते हैं, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत। तो सही तो होना ही है, बस एक प्रकार से वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं थ्रू एग्जाम्पल, थ्रू क्वेश्चन। तो आइए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 4 उठा रहा हूँ। इसमें आपको वेरीफाई करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम को भी, और यहीं पर आपको ए इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है, और यहीं पर आपको a⁴ भी निकालना है। तो मैं कैली हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन भी करूँगा, और ये 2 वैल्यूज जो आपसे पूछी गई हैं इनको भी यहाँ पर निकाल करके बताऊँगा। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए दिस एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स एंड a⁴। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ए यहाँ पर दिया हुआ है 2 0 -1, फिर है 0 2 0, फिर है -1 0 2, -1 0 2, ठीक है ना। 2 0 -1 0 2 0 -1 0 2। एग्जाम्पल मैं थोड़ा इसलिए भी लेता हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत लंबे वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट भी रहेगा, थोड़ा सा छोटे वीडियो रहें, और कम साइज़ का वीडियो थोड़ा बन भी जाता है। हाँ, बस हम माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे केवल कैलकुलेशन। तो एग्जाम्पल उठाने का मतलब ये हो गया, जहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहाँ पर हम लोग कॉपी मेथड यूज कर लेते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी मेथड का मतलब जानते हैं। तो कॉपी मेथड का यूज करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो आइए दोस्तों, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, हमको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम का। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये मैट्रिक्स ए है। आई लिखने के लिए जगह यहाँ थोड़ी कम मुझे लग रही है, चलो यहाँ लिखे देता हूँ। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आप लोग सीधे सीधे वहाँ लिखिएगा, मैंने थोड़ा तिरछे लिख दिए हुए हैं क्योंकि मैं एक ही लाइन में 2 काम करना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जब आप लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये जो 1 दिख रहे हैं वो ये 1 क्या बन जाएंगे, वो ये 1 बन जाएंगे आपके लैम्डा। दोस्तों अब मैं यहाँ पर कहूँगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब होता है डिटर्मिनेंट में a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो आइए इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस करो और उसके बाद उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिख लो। तो ये बनेगा 2 माइनस लैम्डा 0 -1, फिर आएगा 0 2 माइनस लैम्डा, फिर आएगा 0, फिर है -1 0, और यहाँ पर भी है 2 माइनस लैम्डा और इक्वल टू में 0। यहाँ तक ठीक है।
आइए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू R1। तो आप लोग कहोगे ऑन एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू R1। आइए तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें। 2 माइनस लैम्डा, अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 0। तो 0 का मतलब तो फिर ये पूरा सब 0 ही कर देगा ना। चलो प्लस माइनस प्लस, लेकिन ये खुद ही -1 है तो चलो -1 लिख लिया है ना। अब आपने क्या किया, इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बनेगा 2 माइनस लैम्डा, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 0 है। चलिए अब ये बन गया हमारे पास 2 माइनस लैम्डा की होल पावर 3, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा -2 माइनस लैम्डा और इक्वल टू में 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है कुल मिला करके, ठीक है ना। तो या तो आप लोग इसका होल क्यूब भी डायरेक्ट ब्रेक करते हैं। चलो फिलहाल देखिए दो बातें हैं, एक तो लैम्डा की वैल्यूज़ हमको निकालनी है या नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमको लैम्डा की वैल्यूज़ नहीं निकालनी। जब हम लोग आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हमको लैम्डा की वैल्यूज़ भी निकालनी होगी। फिलहाल यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर हमको लैम्डा की वैल्यूज़ की कोई नीड नहीं है। तो आइए मैं इसका होल क्यूब डायरेक्ट ब्रेक की दे रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा 8, बी क्यूब का मतलब हो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब 3a स्क्वायर बी। तो 3a स्क्वायर बी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 लैम्डा, 3b स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस का 2 प्लस का लैम्डा और इक्वल टू में 0। तो ये बन गया माइनस लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर आ जाओ, प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा में देख लो आकर के भाई, तो ये बनेगा माइनस का 11 लैम्डा, और फिर कांस्टेंट टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो प्लस का 6, ठीक है ना। चाहो तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर लो, लैम्डा को पॉजिटिव कर लो, तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 11 लैम्डा और माइनस का 6 इक्वल टू 0। दोस्तों ये आ गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आइए चेक कर लें यहाँ तक हम लोगों का कैलकुलेशन ठीक है ना। हाँ तो एग्जांपल नंबर 4, ए क्यूब माइनस 6 हाँ लैम्डा में प्लस 11 लैम्डा माइनस 6, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम के वेरिफिकेशन का मतलब हो गया कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है, जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या कहोगे, फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द कैले हैमिल्टन थ्योरम डैश कर सकते हो। तो वेरिफिकेशन ऑफ द कैले हैमिल्टन थ्योरम का मतलब हो गया आप लैम्डा की जगहों पर ए रख दो। ये बात आपको क्लियर है। और 6 जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके साथ क्या लगा दोगे आई। दोस्तों ये 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। अब अगर वेरिफिकेशन हमको करना है तो बस अब यहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेशन, कहने का मतलब हमको देखिए आई का मतलब तो खैर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, सॉरी यहाँ पर ए था, हाँ ए क्या है, ए तो आपको दिया हुआ है। अब आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और एक हमको निकालना पड़ेगा ए क्यूब का मतलब ए और ए स्क्वायर, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे। फिर हम लोग सबकी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वल टू में आ जाएगा 0 मैट्रिक्स, इक्वल टू में आ जाएगा 0 मैट्रिक्स। अब यहीं पर थोड़ा सा कॉपी मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ। देखना आई का मतलब तो हमें पता ही है, ए का मतलब हमको पता ही है, ठीक है ना। और ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ए क्या था, चलो ए लिख देता हूँ एक बार, ए क्या था, ए यहाँ पर है 2 0 -1 0 2 0, फिर है -1 0 2 -1 0 2। दोस्तों अब आप ए स्क्वायर निकालोगे, आप लोग कॉपी मेथड का यूज़ ना करें, आप पूरा ठीक से करके देखेंगे। दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करोगे ए इंटू ए। मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, मैं यहाँ पर कॉपी मेथड का यूज कर रहा हूँ।
ए स्क्वायर जब आप लोग यहाँ पर करोगे तो ये वैल्यू निकल कर के आएगी 50 माइनस 4 040। आप कैलकुलेशन भी चेक करना, कुछ बार बुक्स में थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन भी आप लोग एक बार चेक जरूर कर लें। और जहाँ पर डाउट हो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस बात को पोस्ट करें, ठीक ना, उसको फिर मैं चेक कर लूँगा। आइए ए क्यूब का मतलब यहाँ पर आ रहा है 14 0 माइनस 13 080, फिर माइनस 13 014, ठीक। और आई का मतलब तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही है। अब आपको सारी चीज़ें पता है, अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। आइए हम लोग देखें ऐसा होता है या नहीं। ए क्यूब, चलो ए क्यूब की वैल्यू रखें। ए क्यूब का मतलब है 14 0 माइनस 13 080, फिर यहाँ पर होगा माइनस 13 0 और ये 14 माइनस 6 ए स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर क्या है भाई, ए स्क्वायर यहाँ पर है 5 0 माइनस 4 040 और यहाँ पर है माइनस 405, ठीक है ना, प्लस 11a और माइनस का 6i प्लस 11a। तो a का मतलब है 20 माइनस 1 020 माइनस 102, ठीक है ना। और फिर कितना था, प्लस 6 आई था ना सर, प्लस 6i। i का मतलब हो गया 100 010 और 001। ये आप लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उठाया। अब करना क्या है, देखिए 6 का मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट में हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट में हो जाएगा, है ना, और 6 का मल्टीप्लिकेशन भी सभी एलिमेंट में हो जाएगा। जब आप चारों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करोगे तो जरा आप लोग देखिएगा आपको क्या मिलने वाला है। तो जब आप लोग यहाँ पर चारों को ऐड करो तो एक करके देख रहा हूँ, जैसे ये 14 हो गया, ये 6 और 5 यानी कि 30 हो गया माइनस का, है ना, तो 14 और माइनस का 30 तो माइनस का 16 बचा। अब 11 इंटू 2 यानी कि 22, तो प्लस का 22 और माइनस का 16 तो ये प्लस का 6 हो गया। तो ये माइनस का 6 आया तो नहीं था कहीं, हाँ माइनस था, तो ये माइनस था। तो अब ये देखना, तो ये कहने का मतलब हो गया प्लस का 6 और ये माइनस का 6 और ये पूरा मिल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा मिल करके हो जाएगा 0। तो दोस्तों आप सारे एलिमेंट्स को चेक करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट भी यहाँ पर 0 आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट भी 0 आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट भी 0, और ये सारे एलिमेंट्स आप लोग चेक कर लेना बिल्कुल इत्मीनान के साथ, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको 0 मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या रहा, सबसे पहले आपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी और कैले-हैमिल्टन थ्योरम के वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स ए होगा वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब आप लोग लैम्डा की जगह पर ए पुट कर दोगे। तो हमने लैम्डा की जगह पर ए पुट किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और आप देखोगे आपको मिल जाएगा 0 मैट्रिक्स। तो ये था कैले-हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन। आइए अब इसी क्वेश्चन में हम लोगों से ए इनवर्स भी पूछा गया था और a रेज़ टू द पावर 4 भी पूछा गया था। आइए उन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी चेक कर लें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द कैले-हैमिल्टन थ्योरम वी कैन से, तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हमको इक्वेशन मिली थी ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको एक प्रकार से मिली थी। अब इसकी हेल्प से ए इनवर्स कैसे निकालना है और a रेज़ टू द पावर 4 कैसे निकालना है, आओ देखें। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन कर दो ए इनवर्स का।
वैसे तो जब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो या राइट हैंड साइड से। जब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, राइट हैंड साइड से करते हैं तो बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। हालांकि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप सिंपली इतना लिख सकते हो, ऑन टेकिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स इन दिस इक्वेशन। मेरे दोस्तों, जब आप ए क्यूब में ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे ए बन जाएगा। कोई बताना चाहेगा जब आप ए में ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये बन जाएगा आई। ठीक है ना। और जब यहाँ पर आप लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए आई इंटू ए इनवर्स का मतलब ए इनवर्स। अब सही सोच रहे हैं आप लोग, इस टर्म को आप लोग उधर ले जाओगे 6 ए इनवर्स और 6 को अपॉन में ले आए, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर आपके लिए क्या बनी 1/6 और ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। बस अब जरा सा कैलकुलेशन, आई का मतलब वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए का मतलब जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ था वो लिख दोगे। ए स्क्वायर अभी आपने निकाला ही था उसको रख दोगे और ये तीनों मैट्रिक्स आपस में वही ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 1/6 और ये जो मैट्रिक्स आ जाएगा बस यही वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स की। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों, अब यहीं पर a⁴ कैसे निकालना है आपको वो भी बता देता हूँ। हाँ, क्या आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा a⁴ निकालने के लिए क्या करना चाहिए? इस बार भी आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। a⁴ निकालने के लिए इस बार आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे मैट्रिक्स A का। तो आप लोग कहोगे इस इक्वेशन में मैट्रिक्स A का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बताइए, जब ए क्यूब में ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा a⁴, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आई इंटू ए का मतलब ए हो जाएगा। ऐसे क्लियर है इतना? अब आप लोग इन सारी चीज़ों को उधर ले जाओ, है ना। तो a⁴ इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 6a³ माइनस 11a स्क्वायर प्लस 6a। देखिए कितना इंटरेस्टिंग और कितना इजी। बस अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए पुट कर लोगे, ए स्क्वायर पुट कर लोगे, आपने निकाला ही था, a³ पुट कर लोगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट में, 11 का सभी एलिमेंट में, 6 का सभी एलिमेंट में, सबको आपस में ऐड कर लोगे और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैट्रिक्स a⁴। तो अब ये बात मेरी आज यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने शुरू में एक छोटा सा आर्टिकल कवर किया, उस आर्टिकल को भी ध्यान से पढ़िएगा। बाकी वैसे उस आर्टिकल की आपने देखा क्वेश्चन लगाने में कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वहाँ पर जो 2 इक्वेशन आई थी, क्वेश्चन नंबर 1 उसको ध्यान रखिएगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन जो थ्योरम वाले हैं उनमें वहाँ पर उसका यूज करेंगे और जो इक्वेशन नंबर 2 आई यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसका यूज हम लोगों को क्वेश्चन में करना होता है और वो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है a माइनस लैम्डा आई, वही डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ठीक है ना। तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं और कैले हैमिल्टन थ्योरम ने हमको बताया, वहाँ से हमको पता चलता है कि जो मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये भी कंडीशन है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे उसका वेरिफिकेशन करना है इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने सीखा। दोस्तों, ये इस तरह के चैप्टर्स होते हैं, अगर हमें एक क्वेश्चन लगाना आता है तो हम ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए और एक्सरसाइज नंबर 7.2 अपनी बुक से आप कंप्लीट करें। किसी तरह का कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करें। तो दोस्तों, आज का ये टर्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू। ओके वर्तिका।